हेलो एंड वेलकम टू IYF एजुकेशन एन इनिशिएटिव बाय इंडियन यूथ फाउंडेशन। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की बुक समकालीन विश्व में राजनीति का 5th चैप्टर, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। सो गाइस, इसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ा था पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था की क्या कारण थे कि पाकिस्तान में निरंतर जो है लोकतंत्र कायम होने में काफ़ी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, तथा भारत के साथ उसके संघर्ष, उसकी समस्या, उसके संबंध और समझौतों को पढ़ा। अब हम बाकी दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के साथ हो रहे संबंध, समझौते और समस्याओं पर को पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बांग्लादेश, नेपाल और बाकी सार्क, जो एक दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है, आर्थिक संगठन, जो दक्षिण एशिया में शामिल सभी देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया एक आर्थिक संगठन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे कोई भी जो वीडियो मैं डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको शेयर कीजिए, सजेस्ट करिए, ताकि वो फ्री में इसका लाभ उठा सकें, पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, सो इसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको दो मैप दिखाए हैं, एक 1971 और पहला है 1947। सो इसमें मैंने ये मैप इसलिए लगाए हैं कि मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश का जो उदय था, यानी बांग्लादेश एक विश्व में नया देश 1971 में उभरा। तो इससे पहले वो 1947 के अगर हम मैप में देखें तो इससे पहले वो एक ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पे हुआ था एक तो, यानी कि जिन क्षेत्रों में या जिन प्रांतों में सर्वाधिक मुसलमानों की आबादी रहेगी उस क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित किया गया था। तो इसी प्रकार ऐसे केवल दो ही प्रांत थे जहां मुसलमानों की आबादी अधिक थी। तो वो क्षेत्र क्या थे? पंजाब और बंगाल। तो इसी के आधार पर पाकिस्तान का एक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया। अब चूंकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की जो तटरेखा थी या सीमा थी वो आपस में मिलती नहीं थी, तो इसी वजह से जो पाकिस्तान यानी पंजाब प्रांत वाले पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान बोला गया और बंगाल वाले प्रांत को के पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान बोला गया। अब इन दोनों पाकिस्तान, यानी जो दो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान थे, इनमें दोनों क्या क्या समानताएं थी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही अलग थी। यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग उर्दू बोलते थे और उनका जो कल्चर था वो बांग्लादेशों से काफ़ी अलग था। वहीं पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे बांग्ला भाषा बोलते थे और इनका जो कल्चर था वो बंगाल के लोगों जैसे मिलता जुलता था। तो अब पश्चिमी पाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि और राजनीतिक रूप से बड़े बड़े नेता लोग वहीं पश्चिमी पाकिस्तान पर रहते थे, जिस वजह से पूर्वी पाकिस्तान पर इनका दबदबा अधिक देखने को मिलता था और इन पर उर्दू भाषा जो था, उनकी जो संस्कृति थी, उनकी जो भाषा थी, वो इन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर थोपी जा रही थी। तो इसी को ही हम देखेंगे कि किस तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान के अधिक दबदबे के कारण 1971 में एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण होता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारा देश इंडिया या भारत निभाता है, जो उस समय प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने इस बांग्लादेश के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, बांग्लादेश में लोकतंत्र तो 47 से 71 तक बांग्लादेश एक पाकिस्तान का अंग था और वह पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और उर्दू भाषा के लादने के खिलाफ था। यानी कि जब से भारत आज़ाद हुआ और ये देश बना पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर शुरू से ही पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा रहा और निरंतर वो उन पर उर्दू भाषा को थोपने के लिए सदा उन पर अत्याचार करते थे। अब यहाँ के लोग बंगाली संस्कृति, भाषा, यहाँ के लोग बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू किया। यानी कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो बंगाली संस्कृति के खिलाफ, जो इनके साथ अत्याचार हो रहा था
और जो इनके साथ भाषा के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और विरोध करना पश्चिमी पाकिस्तान का शुरू किया। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ, यानी कि उनके उनके प्रभुत्व के खिलाफ इन्होंने अपना एक पार्टी बनाई। शेख मुजीबुर रहमान ने उसका नेतृत्व किया। आवामी लीग के नाम से इनकी पार्टी को जाना जाता है। तो आवामी लीग को 1970 में चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, यानी जो आवामी लीग को 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। जो 1970 में चुनाव हुए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के जो कैंडिडेट उम्मीदवार उसमें खड़े हुए थे, तो अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी, वहाँ पे वह पार्टी पूर्ण बहुमत यानी संपूर्ण सीटों पर उसकी विजयी हुई। तो अब इस विजय को उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या करा, इसको भंग कर दिया। यानी कि जो शेख मुजीबुर रहमान जो जीते थे, उन्होंने चुनावों के नतीजों को भंग करते हुए वहाँ पर अत्याचार शुरू कर दिए, यानी और शेख मुजीबुर को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा होने के कारण इस सरकार को भंग कर दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने के लिए हजारों लोगों को मार दिया गया। यानी कि अब जब इन्होंने सरकार भंग करी और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, तो इन्होंने क्या करा, जनता में आक्रोश हुआ, उन्होंने उनके लीडर को, उनके प्रतिनिधि को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी विरोध आंदोलन पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ, पश्चिमी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। अब पूर्वी पाकिस्तान से भारत में लोग का पलायन शुरू हुआ। जैसे ही उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर विरोध शुरू किया, आंदोलन किए, तो पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्य करते हुए उन सभी को मारा, उन सभी को अत्याचार किया। तो इससे क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग थे काफ़ी मात्रा में भारत में पलायन करना, यानी शरणार्थी के तौर पे हमारे भारत में एंटर करने शुरू हुए। भारत सरकार ने वहाँ के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान की। अब इस तरीके के उथल पुथल देख बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान में, तो हमारी भारतीय सरकार ने उनकी आज़ादी का समर्थन किया और यहाँ तक कि उनको फाइनेंशियली हेल्प भी की और साथ साथ अपनी सेना भेजकर उनको आज़ादी दिलवाने में भी मदद की। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पाकिस्तान और भारत के बीच 1971 में युद्ध छिड़ा और पाकिस्तान की पराजय हुई और एक नया देश बांग्लादेश बना दिया गया। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में हमारे देश में जो लोग आ रहे थे, उससे हमारी जनसंख्या में आकस्मिक वृद्धि हुई। हमारी जनसंख्या संरचना थी उसमें बहुत ही बड़ा विस्फोट आया, जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था, हमारे जो संसाधन थे वो सीमित हो गए, उनका उपयोग कम हो गया। इसको देखते हुए, इस परिणाम को देखते हुए हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये जो था पश्चिमी पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और उनको हराया और एक बांग्लादेश को उनके चुंगल से आज़ाद कराया। अब जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो उसने सिंपली अपने देश में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया, जिसमें उसने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश घोषित किया। यानी कि 1972 में जब बांग्लादेश एक नया देश बना, उसने जब अपना संविधान बनाया तो उसने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी तत्वों को शामिल किया। घोषणा की कि हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश होगा। या ठीक, फिर 1975 में संविधान में संशोधन कर संसदीय व्यवस्था को बदलकर अधिशात्मक शासन प्रणाली कर दिया गया। यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने क्या करा कि 1975 में एक तो संविधान में संशोधन कर दिया, सभी पार्टियों को निरस्त कर दिया, जितनी भी पार्टियां थी उन सभी को निरस्त कर दिया, केवल अपनी पार्टी को ही उन्होंने बचा के रखा। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या करा, संसदीय शासन व्यवस्था से हटाकर देश का शासन अधिशात्मक कर लिया। यानी कि प्रधानमंत्री की बजाय अब राष्ट्रपति देश का प्रमुख होगा, ऐसा उन्होंने संविधान में संशोधित कर दिया। फिर 1979 में जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। यानी कि 1975 में जियाउर रहमान की हत्या हुई 1979 में, और उसके बाद जैसे ही जियाउर रहमान की हत्या होती है उसके बाद सैन्य शासन लागू हो जाता है। 1975 में, उससे पहले यानी कि जब ये संशोधन हुआ था उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान एक बिल पास करते जिसमें सभी जितनी भी पार्टियां होती हैं उन सभी को निरस्त कर दिया जाता है, जिससे जनता में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि जो जियाउर रहमान होते हैं वो उन्हीं के सेना के एक अधिकारी होते हैं जो शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर देते हैं। उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति बनते हैं और उसके बाद 1979 में जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी जाती है और जिसके बाद सैन्य शासन स्थापित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया चलती है, जिस वजह से 1991 में बांग्लादेश में दोबारा अथक प्रयासों के बाद लोकतंत्र कायम
हो पाता है। तो ये था बांग्लादेश में लोकतंत्र को स्थापित करने का इतिहास, जब बांग्लादेश से बनने और उसके लोकतंत्र को स्थापित करने तक। अब हम पढ़ेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्या क्या समस्याएं हैं। यानी कि बांग्लादेश जो है 1991 में वो बना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश जो है वो 1971 में एक उद्भव हुआ, और उसके समय भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे थे और उसकी समस्या क्या थी। तो बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी के सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। यानी कि बांग्लादेश के साथ हमारा ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बंटवारे को जल के बंटवारे को लेकर हमारा विवाद होता है। बांग्लादेश बराबर निरंतर ही हम पर आरोप लगाता है कि हम गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का पानी पर को क्या करते हैं, उनको बराबर नहीं देते, यानी कि हम डैम बनाकर पानी को डाइवर्ट कर देते हैं, जिस वजह से उनको पर्याप्त मात्रा में जो जल संसाधन है वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। ऐसे आरोप वो निरंतर लगाता रहता है। इसके साथ और भी कई समस्याएं, जैसे भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका का खंडन। यानी कि भारत में अवैध अप्रवास जो है, हमारे भारत में बांग्लादेशी प्रवासी बहुत लोग हैं जो बांग्लादेश जो बाउंड्री लाइन है, जो सीमा है, वहाँ से अवैध रूप से हमारे भारत में घुसते हैं और भारत विरोधी आंदोलनों में शामिल होते हैं, या तरह तरह की वो अन्य प्रक्रियाओं में शामिल होकर भारत में एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास करते हैं। अब देखो, भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों का समर्थन, यानी कि जब ये वही लोग हैं जो हमारे भारत में अवैध रूप से घुसते हैं और हमारे भारत में हो रहे इस्लामी विरोधी कट्टरपंथियों जो जमात है उनका समर्थन करते हैं। जैसे अभी देखा आपने हाल ही में कितने सारे दंगे हुए, उसमें जो लोग थे वो बाहरी देशों से आए हुए थे। तो इस तरीके से हमारे देश में ये लोग अवैध रूप से आते हैं और हमारे ही देश का माहौल खराब करते हैं। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार। अब क्या होता है कि हमारा जो पूर्वी हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य और बाकी शेष भारत, उसमें केवल 22 किलोमीटर की एक पतली सी गली जो है, एक लंबी रास्ता, वो हमें कनेक्ट करती है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, देखिए हमारे ये जो है केवल इतना सा ही रास्ता, ये जो कनेक्ट करती है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को, हमारे भारत को कनेक्ट करती है शेष भारत से। तो भारतीय सेना को जाने के लिए, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में जाने के लिए, एक अलग से अपने इलाके से गुजरने के लिए बांग्लादेश से हम रास्ता मांगने में वो इनकार करती है। तो एक ये मतभेद रहता है। ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने वाले के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले शामिल है। यानी कि अब भारत जो है प्राकृतिक गैस का निर्यात ना कर सके, यानी कि, और म्यांमार से बांग्लादेश इलाकों से होकर प्राकृतिक गैस निर्यात ना कर सके, उन जैसे मामलों में भी मतभेद रहा है। यानी गैस है वो हम पाइपलाइन के माध्यम से भेजते हैं, और वो पाइपलाइन जो है ज़मीनी रास्ते से होकर म्यांमार को भेजा जा सकता है। तो जो बांग्लादेश है वो अपने क्षेत्रीय, यानी अपने भूमि पर वो अपनी ज़मीन हमें उस पर प्राकृतिक गैस या निर्यात करने के लिए मना करता है। तो ये तो थी हमारी भारत और बांग्लादेश के बीच समस्याएं, लेकिन इन समस्याओं के साथ साथ, मतभेदों के साथ साथ, हमारे भारत और बांग्लादेश के कुछ ऐसी मुद्दे भी हैं जिस पर हम एक सहमत हैं। जैसे पूरब चलो की नीति, यानी कि भारत और बांग्लादेश ऐसे दो देश हैं जो पूरब की चलो की नीति का समर्थन करते हैं या उसमें शामिल हैं। पूरब चलो की नीति भारत सरकार की वह नीति है जिसके द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अपने संबंध और आर्थिक संबंध अच्छा बनाना चाहती है। अब इस नीति के अंतर्गत बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया से अपने संपर्क साधने की बात है। यानी कि जो ये पूरब चलो की नीति के अंतर्गत, इस नीति में बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, यानी जो आसियान के जो देश हैं, हम उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाएंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यानी कि एक दूसरे से संबंध बनाने से लोगों उनमें सहभागिता और पारस्परिक निर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। साझे खतरों को पहचान कर तथा
एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बरत कर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाएगा। सीधी सी बात है, यानी कि हम हमारे बीच जो साझा खतरा होगा उसको पहचाना जाएगा, दूसरों की ज़रूरत के प्रति ध्यान रखा जाएगा और संवेदनशीलता बरती जाएगी और एक दूसरे का सहयोग के प्रति के दायरे को बढ़ाया जाएगा। तो इससे मित्रता पूर्वक जो रिश्ते हैं उसमें सुधार होगा। तो ये था हमारा बांग्लादेश के लोकतंत्र, बांग्लादेश के साथ संबंध और बांग्लादेश के साथ समस्याएं। अब हम पढ़ेंगे नेपाल में लोकतंत्र, यानी नेपाल पढ़ेंगे जो साउथ एशिया का यानी दक्षिण एशिया का एक हिस्सा है। अब देखिए, नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ पे एक संवैधानिक राजतंत्र रहा, यानी कि शुरू से ही हिंदू राज्य है और आज भी वो एक हिंदू देश है। और राजतंत्र वहाँ पे पहले राजतंत्र था, संवैधानिक राजतंत्र था, अब उसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया जा चुका है। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे, लेकिन राजा ने शासन की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध कर दी। यानी कि संवैधानिक राजतंत्र के साथ के दौर में वहाँ पर जनता, जो आम जनता थी, वो निरंतर लोकतंत्र की मांग कर रही थी, लेकिन जो वहाँ का राजा था उसने अपनी सेना के माध्यम से उन लोकतांत्रिक आवाज़ों को, आंदोलनों को दबाता रहा। 1990 में राजा ने एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के आगे झुककर नेपाल के एक लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। अब 1990 में क्या हुआ, ऐसा ही एक जन आंदोलन हुआ जो बहुत ही व्यापक था, बहुत ही आक्रोशपूर्ण था। अब उसके सामने राजा को झुकना पड़ा, उसने अपने घुटने वहाँ पे टेक दिए और उनकी बातों को मानना पड़ा। 1990 के दशक में नेपाल में माओवादियों का प्रभाव भी था। अब उसी दौरान माओवादी जो लोग थे उनका भी वहाँ पे प्रभाव अधिक था। तो माओवादियों और राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया और जिससे 2002 में राजा ने संसद भंग कर दिया और सरकार गिरा दी। अब क्या हुआ, उसी दौरान माओवादियों ने, यानी जो नक्सलाइट होते हैं, उन लोगों ने राजा और सत्ताधारी के अधिकारी जो थे, अभिजन थे, उन पर उन्होंने हमला बोल दिया। अब इस गुस्से में आकर राजा ने क्या करा, जो संसद बनाई थी संविधान को बनाने के लिए, उस संसद को ही इन्होंने भंग कर दिया और वहां की सरकार को गिरा दिया। अब फिर 2006 में, अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन और प्रदर्शन हुए और अंत में राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया और इस प्रतिरोध का नेतृत्व सप्तदलीय गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस ने किया। अब यही प्रक्रिया दोबारा 2002 के बाद 2006 में एक बार फिर देखने को मिली। 2006 में इस बार जो आंदोलन हुआ वो सर्वव्यापी यानी नेपाल के संपूर्ण क्षेत्र में हुआ। संपूर्ण क्षेत्र में राजा के विरोध, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया, जिससे राजा ज्ञानेंद्र को बाध्य होकर संसद को बहाल किया और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना को मंजूरी दी। वर्तमान में नेपाल लोकतांत्रिक सरकार है और अब नेपाल का अपना एक संविधान भी बनकर तैयार हो चुका है। अप्रैल 2006 में नेपाल में जनसंघर्ष, नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र द्वारा 2002 में नेपाली संसद को भंग कर दिया गया था, जैसा कि हमने यहाँ पॉइंट में पढ़ा था ऊपर। माओवादियों के बीच जो संघर्ष हुआ था सत्ताधारी उनके कारण। बाद में 2006 में एक बहुत बड़ा लोकतंत्र समर्थन में आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व यहाँ के 7 दलों से बने एक गठबंधन ने किया। यानी कि नेपाल में जो 7 दल थे यानी 7 पार्टियां थी, उन्होंने एकजुट होकर राजा के खिलाफ मोर्चा खोला और देश में यानी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए मांग उठाई। यह जनसंघर्ष सफल रहा और राजा को हार माननी पड़ी और संसद को पुनः बहाल करना पड़ा। यानी 2002 में जो संसद खत्म कर दी गई थी, भंग कर दी गई थी, अब उसको बहाल कराने के लिए 7 दलों के एक गठबंधन बनाया गया और उनकी मिलीजुली एकता के कारण ही नेपाल में दोबारा लोकतंत्र के प्रयासों से स्थापित हो पाया। अब देखिए भारत नेपाल संबंध। तो भारत नेपाल संबंध के जो संबंध है वो बहुत मधुर हैं। दोनों ही देश के अब दोनों जो देश के जो नागरिक हैं वो बिना पासपोर्ट और वीज़ा के एक दूसरे के देशों में आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है और काम भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो करेंसी है वो नेपाल की देश में भी चलता है। नेपाल भारत सरकार विरोधी, अब नेपाल और जो सरकार है वो भारत विरोधी तत्व के खिलाफ कदम ना उठाने पर नाराजगी जताता है। यानी कि हमारा जो भारत है, नेपाल जो में कभी कभार भारत विरोधी तत्व जो वो उसके जो तत्व हैं उनको वो समर्थन, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, जिस वजह से भारत जो है उस पर नाराजगी जताता है। और इसके साथ साथ नेपाल जो है चाइना के साथ भी
संबंधों को बढ़ाने में तत्पर है, मतलब संबंधों के साथ नेपाल के चीन के साथ बढ़ते संबंधों से भी भारत की आशंका बढ़ रही है। विभेदों के बावजूद भी दोनों ही देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझा प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसलों पर एक साथ है। यानी कि नेपाल और भारत के बीच छोटे मोटे विभेद होने के बावजूद भी वह निरंतर वैज्ञानिक सहयोग, व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझा प्राकृतिक संसाधन यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको साझा इस्तेमाल करेंगे, बिजली के उत्पादन को बढ़ाएंगे, जल प्रबंधन करेंगे, ग्रिड पद्धति के मसले पर सभी वो क्या है, उनका विचार जो है एकमत है और निरंतर इस पे वो कार्य कर रहे हैं। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #द इंडियन यूथ फाउंडेशन। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन और शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स आवर वीडियो।